आप लोगों को कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की जानकारी के लिए बहुत सारे टेस्ट हमने बताए थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था डीअलेम्बर्ट टेस्ट, डीअलेम्बर्ट परीक्षण। हमने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन में एक्स रहेगा आपको डीअलेम्बर्ट परीक्षण करना है। इसको डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, मतलब डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण भी आप इसका कह सकते हो, है ना। इसी को हम डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट या डीअलेम्बर्ट टेस्ट आप बोल सकते हो। डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आप कह सकते हो या डीअलेम्बर्ट टेस्ट आप कह सकते हो। इसमें आपको यूएन की वैल्यू क्वेश्चन से मिलता है। हमें निकालना पड़ता है UN+1 अपान यूएन का वैल्यू। यूएन का वैल्यू क्वेश्चन में रहता है, फिर हम UN+1 निकाल लेते हैं, फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं और फिर लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमें UN+1 अपान यूएन में लिमिट लगाना होता है। इसका वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है। इसका जो वैल्यू है या तो 1 से छोटा होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर होगा। अगर 1 के से लेस देन आता है तो हमारा जो सीरीज है, जो सिग्मा यूएन जो दिया गया सीरीज है, गिवन सीरीज है, यह कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। यह सीरीज कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। ये डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कहना है ना। कन्वर्जेंट को हिंदी में बोलोगे अभिसारी है, सिग्मा यूएन अभिसारी है। और यदि ग्रेटर देन 1 आता है तो हमारा जो सीरीज है सिग्मा यूएन यह डाइवर्जेंट होता है, अपसारी होता है। और यदि इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो हमारा जो ये टेस्ट है डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट मैंने आपको बताया था। अब थर्ड केस में जब इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है तो डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। उस केस में हमें फिर से टेस्ट करना होगा। कब? जब इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पर जब इसका वैल्यू 1 के इक्वल है तो डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते आएंगे, है ना। या तो हम सिंपल कंपैरिजन टेस्ट से बना लेंगे, तुलना परीक्षण से, या हमारे पास दो रास्ते होंगे, एक होगा रॉबी टेस्ट और एक होगा लॉगरिथम टेस्ट। एक होता है रॉबी परीक्षण, रॉबिस टेस्ट, रॉबी परीक्षण। ये रॉबी परीक्षण आप तभी करोगे जब डीअलेम्बर्ट फेल हो चुका रहेगा, है ना। वो इसका इक्वल टू 1 में फेल हो जाता है तो रॉबी टेस्ट करेंगे। रॉबी टेस्ट कर सकते हैं या हम लॉगरिथम टेस्ट करेंगे, लॉगरिथम टेस्ट, जिसको हम हिंदी में लघुगणकीय परीक्षण कहते हैं, लघुगणकीय परीक्षण। तो या तो हम रॉबी टेस्ट करेंगे या लॉगरिथम टेस्ट करेंगे। कब? जब डीअलेम्बर्ट टेस्ट हमारा फेल हो चुका रहेगा तब। तो रॉबी टेस्ट में सेम यही वैल्यू UN+1 अपान यूएन को पलट देंगे, मतलब हम पहले UN अपान UN+1 निकालेंगे। तो UN+1 अपान यूएन तो हम निकाल चुके रहेंगे, बस इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद में -1 करेंगे और -1 करने के बाद में इसमें पूरे में n का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब UN+1 अपान यूएन की वैल्यू हम निकाले रहेंगे डीअलेम्बर्ट टेस्ट में। इसको हम पहले पलट देंगे तो UN अपान UN+1 निकल जाएगा, फिर -1 करेंगे और n का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 आएगा, या तो लेस देन 1 आएगा, या तो इक्वल टू 1 आएगा। जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तब कन्वर्जेंट, थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें लेस देन 1 में कन्वर्जेंट था, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है, UN+1 अपान यूएन न लिखिए, UN अपान UN+1 लिखा है। यहाँ लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होता है, यहाँ ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, और लेस देन 1 में डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, और इक्वल टू 1 में रॉबी टेस्ट फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो डीअलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप रॉबी टेस्ट करोगे, और रॉबी टेस्ट में UN+1 अपान यूएन की जगह आपको UN अपान UN+1 निकालना है, मतलब इसको पलट देना है, फिर -1 करना है और n का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
याद रखना इसमें ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 में डाइवर्जेंट होता है और इक्वल टू 1 में रॉबी टेस्ट। इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो रॉबी टेस्ट फेल हो जाता है। आप लॉगरिथम टेस्ट भी कर सकते हो। लॉगरिथम टेस्ट में भी आपको यही क्वांटिटी निकालना है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें लिमिटेशन n टेंडेटिव और इसमें -1 ना करके log ऑपरेट करते हैं, n इंटू log un अपान un प्लस 1। ये मतलब un प्लस 1 अपान un हम निकाल चुके रहेंगे, इसको हम पलट देंगे तो un अपान un प्लस 1 निकलेगा। उसमें log ऑपरेट करेंगे, फिर उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लगाएंगे लिमिट। यहाँ भी वही केस है, ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 में डाइवर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 में फेल हो जाएगा। सेम जैसे हमने रॉबी में बताया वैसे सेम यहाँ भी होगा। अंतर यह है कि यहाँ -1 करते हैं, यहाँ log ऑपरेट करते हैं। यहाँ un अपान un प्लस 1 -1 करते हैं, यहाँ पे un अपान un प्लस 1 में log ऑपरेट करते हैं। फिर यहाँ भी n का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी n का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी लिमिट लगाते हैं, यहाँ भी लिमिट लगाते हैं। दोनों सेम है, बस अंतर यह है कि यहाँ -1 करते हैं, यहाँ log ऑपरेट करते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम रॉबी टेस्ट कब करेंगे और लॉगरिथम टेस्ट कब करेंगे। दोनों में से कोई एक टेस्ट करना है और उसके लिए भी रूल है ना। तो आपको un प्लस 1 अपान un की वैल्यू जो निकाला रहोगे, इसका वैल्यू अगर इसमें केवल x रहेगा तो रॉबी टेस्ट करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू में x इंटू ई रहेगा, ई का मल्टीप्लाई रहेगा, तो वहाँ पर हम लॉगरिथम टेस्ट करेंगे, लघुगणक की परीक्षण हम करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट हम कब करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हिंदी में लिखेंगे, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। x/1 प्लस 1/2 इंटू x² 3 प्लस 1 इंटू 3 अपान 2 इंटू 4 x³ अपान 5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपान 2 इंटू 4 इंटू 6 s की पावर 4 अपान 7 प्लस एंड 7। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और यहाँ पे लिखता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। इसके अभिसरण का हमें परीक्षण करना है कि यह जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज, हिंदी में लिखोगे दिया गया श्रेणी है। गिवन सीरीज इज, दिया गया श्रेणी है। यहाँ पर गिवन जो सीरीज है वो है x/1 प्लस 1/2 इंटू x² अपान 3 प्लस 1 इंटू 3 अपान 2 इंटू 4 s³ अपान 5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 s की पावर 4 अपान 7 प्लस। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यह सीरीज में आप देखो यहाँ 1 आया, फिर 1 इंटू 3 आया, फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 आया, ऐसे बढ़ते बढ़ते देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इंटू 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 2n-1 तक आएगा, है ना। अपान 2n-1 क्यों लिखा है बता देता हूँ, क्योंकि जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो पहला टर्म इसका 1 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 1 3 5 2n-1 तक जाएगा। नीचे 2 है, 4 है, 6 है, इंटू इंटू 2n तक आएगा, है ना। और यहाँ पर देखो s की पावर 2 है, s की पावर 3 है, s की पावर 4 है, तो s की पावर आएगा n+1 अपान यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, तो 2n+1 आएगा। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे हम निकालते हैं। इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा, ये है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये हम कैसे निकालते हैं। इसको हम nth टर्म बोलेंगे, un, है ना, un nth टर्म बोलेंगे। ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सभी समझ जाइए। ये देखिए, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है,
तो इसका जो nth टर्म होगा वो n आएगा, है ना। 1 2 3 4 है तो nth टर्म n आएगा। लेकिन अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका जो nth टर्म होगा वो n+1 होगा। क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका nth टर्म n+1 होगा। अगर 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 इस प्रकार से, तो इसका nth टर्म आएगा n+2। ये nवां पद होगा क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस प्रकार से, तो इसका nth टर्म आएगा n-1, है ना। अगर 1 से स्टार्ट है तो n आएगा, लेकिन 0 से अगर स्टार्ट होता है तो n-1 आएगा। अब अगर 2 4 6 8 इस प्रकार से आता है तो इसका nth टर्म होगा 2n, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 2n आएगा। लेकिन अगर 1 3 5 7 इस प्रकार से है तो इसका nth टर्म 2n-1 आएगा, है ना। 2n इसलिए आया है क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 का है। 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 है। तो जब इसका डिफरेंस 2 है तो 2n आएगा। और यहाँ -1 इसलिए आया क्योंकि अब जो यदि हम n की जगह 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2, और उसमें -1 करेंगे क्योंकि पहला टर्म हमें 1 चाहिए। पहला टर्म 1 तभी आएगा जब हम यहाँ पे -1 करेंगे, है ना। 2n क्यों लिखे? क्योंकि डिफरेंस जो है 2 का है, इसी कारण 2n लिखे। लेकिन ये -1 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि पहला टर्म हमें 1 चाहिए। जब हम n की जगह 1 रखेंगे ना तो पहला टर्म हमें 1 मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म हमें 3 मिलेगा। अब यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस प्रकार से है। तो यहाँ भी आप देखो 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो 2n तो आएगा। 2n इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 2 का है। अब पहला टर्म हमें 3 चाहिए तो यहाँ +1 करना पड़ेगा। जो n की जगह 1 रखेंगे ना तो हमें पहला टर्म इसका 3 मिलेगा। ये आपको समझ में आएगा nth टर्म निकालना? देखो nth टर्म निकालना समझ में आ रहा है सबको? nवां पद, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, अगर किस प्रकार से रहेगा उसमें हम nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7, तो 2n-1 इसका nth टर्म होगा। अगर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8, तो 2n होगा। यहाँ अगर 2 3 4 5, यहाँ डिफरेंस एक का ही है ना, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, तो n आएगा। यहाँ डिफरेंस 2 का है, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, है ना। 2 का डिफरेंस है तो 2n आएगा। अगर 3 का डिफरेंस रहेगा, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो हमारा आएगा 3n आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 3 का है। 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 12 आया। अगर 4 का डिफरेंस है, 4 है, 8 है, 4 8 12 16, तो इसका जो nth टर्म होगा वो 4n होगा, है ना। अगर ऐसा है, देखो 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, इस प्रकार से है। तो अब देखो डिफरेंस कितने का है, 1 के बाद 5 मतलब 4 का डिफरेंस है, 4 के बाद 9 4 का डिफरेंस है, तो 4n तो आएगा ही। लेकिन पहला टर्म हमें 1 चाहिए, यहाँ n की जगह 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, लेकिन हमें पहला टर्म 1 चाहिए तो -3 करना पड़ेगा। तो इसका जो nth टर्म होगा 4n-3, क्योंकि हमें पहला टर्म 1 चाहिए, n की जगह 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पर इसका जो वैल्यू है 1 मिलेगा, है ना। इसी कारण हमने -3 किया। अब आप लोग बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। 2 है, 2 है, 7 है, 12 है, एंड सो ऑन। बताओ इसका nth टर्म क्या होगा? देखिए इसका nth टर्म बताइए। पहले डिफरेंस देख लो, 2 के बाद 7 आया, 7 के बाद 12 आया। डिफरेंस आप देखिए, 7 और 2 का डिफरेंस देखो ना, कितने का डिफरेंस है? 5 का, तो 5n आएगा, डन है ना। अब 5n आएगा। अब 5n लिखने के बाद में आप पहला टर्म को देखो, पहला टर्म 2 चाहिए, कुछ प्लस या कुछ माइनस करना पड़ेगा इसमें। n की जगह 1 रख के देखो, पहला टर्म हमें 2 चाहिए, तो क्या आएगा था? -3 आएगा। 5n-3 आएगा। इस प्रकार से nth टर्म आपको निकालने आना चाहिए। इसमें आप देखिए 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो आप बताओ 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, डिफरेंस 2 का है। 3 के बाद 5, 2 का डिफरेंस है, 2n आएगा। लेकिन पहला टर्म हमें 3 चाहिए तो 2n+1 कर दिए, है ना। 2n तो आएगा क्योंकि डिफरेंस 2 का है, तो 2n तो आएगा। लेकिन +1 इसलिए आया क्योंकि पहला टर्म हमें 3 चाहिए। अगर हम n की जगह 1 रखें तो इसका वैल्यू 3 आएगा। समझ में आगे निकालने आ जाएगा nth टर्म। देखो चलिए, तो यहाँ पर हम वही बता रहे थे आपको कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में। देखो तो यहाँ पर आप देखिए 1 है,
ये पहला टर्म को हम छोड़ दें, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 × 3, एक टर्म छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सीरीज है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, अनंत पद है। आप देखो इस सीरीज में कितने पद है बताओ, इस सीरीज में एक टर्म है, दो टर्म है कि अनंत पद है? देखो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, अनंत पद है। इसमें इसमें एक टर्म को इग्नोर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अनंत पद है। इसमें एक टर्म को अगर छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको तो आप मत देखो। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 × 3 है, यहाँ 1 × 3 × 5 है, तो आगे बढ़ते बढ़ते 2n-1 तक जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था 1 3 5 पहले, तो 1 × 3 × 5 × यहाँ नीचे देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 × 4 है, यहाँ 2 4 6 है, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2n तक आएगा। यहाँ पावर में देखो, x का पावर 2 है, s की पावर 3 है, s की पावर 4 है, तो s की पावर n+1 तक जाएगा। नीचे यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, तो 2n+1 तक जाएगा। ये समझ में आया आपको? देखो n निकाल लोगे, बोलो n निकाल लोगे आप? चलिए, तो n निकाल लोगे आप लोग? चलिए, इसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या होगा? इसके जस्ट आगे वाला टर्म, आगे तो n आएगा, लेकिन इसके जस्ट आगे वाला टर्म जो होगा, देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इस प्रकार से 2n-1 आएगा, उसके बाद 2n+1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है दो दो का है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 2n-1, 1 में 2 प्लस करोगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करोगे 5 आ जाएगा, वैसे ही 2n-1 में 2 प्लस करोगे 2n+1 आएगा। और नीचे 2 है, 4 है, 6 है, इंटू इंटू 2n, इसके आगे आएगा 2n+2 आएगा, और s का पावर n+2 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2n+3 आ जाएगा। ये इसको n को हटा दो। इसके जस्ट आगे वाला टर्म देखो, ये समझ में आया क्या? इसके जस्ट बाद वाला टर्म देखिए, आ गया समझ में? ये और बाद में ये लाइन आपको समझ में आया कि ये तो आपका nth टर्म हो गया, nवां पद हो गया। इसके जस्ट बाद ये टर्म आएगा, इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद ये इसलिए आएगा क्योंकि देखो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 2n-1 तक है ना। तो इसके जस्ट आगे क्या आएगा? 2n-1 के बाद 2n+1 आएगा, क्योंकि दो दो का डिफरेंस चल रहा है। नीचे 2 है, 4 है, 6 है, 2n है, तो इसके जस्ट आगे 2n+2 आएगा। ठीक है, 2n के बाद 2n+2 आ जाएगा, दो दो का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ x में पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो n+1 तक गया, उसके जस्ट आगे n+2 आएगा। यहाँ नीचे 3 है, 5 है, 7 है, दो दो का डिफरेंस चल रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, 2n+1 है, तो उसके बाद 2n+3 आएगा, है ना। ये हमारा un कहलाएगा, और ये कहलाएगा un+1। इसको हम बोलेंगे un, और इसको हम बोलेंगे un+1। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन में x रहेगा हमें डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना है, और डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमें un और un+1 की वैल्यू निकालना होता है ना। तो यहाँ पर ये हमारा un होगा, nth टर्म है un, और ये वाला कहलाएगा un+1। तो लिख लीजिए हेयर, यहाँ un इज इक्वल टू है 1 × 3 × 5 × 2n-1 अपॉन 2 × 4 × 6 × 2n, s की पावर n+1 अपॉन 2n+1। ये हमारा un की वैल्यू है, इसको हम un बोलेंगे ये वाला टर्म। और ये जो टर्म हमने निकाला है ये कहलाएगा un+1, उसके आगे वाला टर्म है तो un+1 कहलाएगा। एंड तथा un+1 हमारा है 1 × 3 × 5 × 2n-1 2n+1 और होल डिवाइड बाई 2 × 4 × 6 × 2n 2n+2। तो और s की पावर आएगा n+2 अपॉन 2n+3। तो ये वाला टर्म जो है हमारा un कहलाएगा, nth टर्म un, और ये वाला टर्म कहलाएगा un+1। इसको हम un कहेंगे, इसको un+1 कहेंगे, इस प्रकार से। तो un और un+1 निकल गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं un+1 अपॉन un का वैल्यू, तो सब कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं
2n+1 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 2n+2 बचेगा, और यहाँ पर s⁻n+1 है, यहाँ पर s⁻n+2 है, कैंसिल हो जाएगा, n+2 अरे एक x बचेगा, है ना। और ये वाला जो है ऐसा आ जाएगा, देखो s⁻n+2 अपान है 2n+3, ये वाला पलट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है ना un, तो ये आ जाएगा 2n+1 ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा s⁻n+1, ये ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 बचेगा, अपान में 2n+2 बचेगा, ये वाला टर्म रहेगा, और ये टर्म पलट के आ जाएगा क्योंकि un डिवाइड में है। यहाँ तक समझ में आया, देखो है ना, un और un को +1 को डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से देखो 2n+1 और 2n+1 अपान में है 2n+2 और 2n+3, और इंटू एक्स आएगा क्योंकि s⁻n+2 है, यहाँ s⁻n+1 है, कैंसिल होगा तो x बचेगा। ऊपर से 2n कॉमन निकाल दिए तो आएगा 1 + 1/2n, यहाँ भी 2n कॉमन निकाल देते हैं तो आएगा 1 + 1/2n, डिनोमिनेटर में भी 2n कॉमन निकालते हैं ना, 2n कॉमन निकाल देते हैं तो आएगा 1 + 2/2n, यहाँ भी 2n कॉमन निकाल देते हैं तो आ जाएगा आपका 1 + 3/2n इंटू एक्स। देखो ये लाइन समझ में आया क्या, 2n कॉमन निकालने वाला, देखिए आ गया समझ में, चलिए अच्छी बात है। तो un+1/un की वैल्यू हम निकाल रहे हैं अभी, और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2n कैंसिल होगा, यहाँ भी 2n कैंसिल होगा, तो un+1/un की वैल्यू इस प्रकार से आएगा, देखिए un+1/un की वैल्यू आएगा 1 + 1/2n, 1 + 1/2n होल डिवाइड बाई 1 + 2/2n और 1 + 3/2n, है ना। ये जो 2n है इस 2n से कट गया, ये 2n इस 2n से कैंसिल हो गया इंटू एक्स। अब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिटेशन n टेंडिंग टू un+1/un, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + 0, 1 + 0 अपान 1 + 0, 1 + 0 इंटू एक्स। तो लिमिटेशन n टेंडिंग टू un+1/un की वैल्यू s के इक्वल आएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक, देखो है ना। जब n को इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो है 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब 1 + 0 आ जाएगा ये। इस प्रकार से इसका वैल्यू x आया। अब बताओ x का वैल्यू आपको पता है क्या, क्या आपको x का वैल्यू मालूम है, नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर 3 केस लेना पड़ेगा। पहला केस में लिखोगे when x is less than 1, सेकंड केस when x is greater than 1, और थर्ड केस रहेगा when x is equal to 1। चूँकि हमें x का वैल्यू पता नहीं है, इसी कारण यहाँ पर हम 3 अलग अलग केस लेंगे। तो सबसे पहला केस रहेगा when x is less than 1, है ना, हिंदी में लिखोगे जब x 1 से छोटा है तब। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, तब समीकरण 2 से। अब बताओ इक्वेशन नंबर 2 से आप बताइए, अगर s की वैल्यू 1 से लेस देन लें तो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, x और ये इक्वल है। तो जब s की वैल्यू हम लेस देन 1 लेते हैं, उस केस में लिमिटेशन n टेंडिंग टू un+1/un की वैल्यू लेस देन 1 होगा। अब आप बताइए डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट, बताइए। कन्वर्जेंट होगा, लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा बाई डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट the given series, the given series sigma un is convergent, the given series sigma un is convergent। हिंदी में लिखोगे डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा un अभिसारी है, डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा un अभिसारी है। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में हम ले रहे हैं व्हेन, जब
x इज ग्रेटर देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, जब हिंदी में लिखोगे जब x 1 से बड़ा है तब समीकरण 2 से। फिर से हम इक्वेशन 2 आपको दिखाते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे s को 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो इसका वैल्यू भी 1 से ग्रेटर हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो जब हम x को 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो इसका वैल्यू भी 1 से ग्रेटर आएगा। तो लिमिटेशन n टेंडिंग टू यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, इसके वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा। बताओ इसके वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से दिया गया सीरीज या गिवन सीरीज जो है उसके बारे में क्या जानकारी आप दोगे, बताइए। यस, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, है ना। यहाँ पे आप डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण कर रहे हो, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आप कर रहे हो और आपने लिखा है डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से, हिंदी में लिखोगे डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी अपसारी है। डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी अपसारी है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। और थर्ड और अंतिम केस है ये हमारा, थर्ड केस है। इसमें हम ले रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हिंदी में लिखोगे जब x बराबर 1 तब समीकरण 2 से, जब x बराबर 1 तब समीकरण 2 से। अब बताइए अगर हम x के वैल्यू 1 के इक्वल लें तो इक्वेशन नंबर 2 से लिमिटेशन n टेंडिंग टू यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन की वैल्यू क्या होगा, ये भी इक्वल टू 1 होगा क्योंकि इसका वैल्यू x के इक्वल था, देखो, है ना। तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ रहा है। बताइए यहाँ पर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया, बोलो। हाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हेयर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल्ड, हिंदी में लिखोगे यहाँ डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया, डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया। तो यहाँ पे डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया है। तो हमने आपको कहा था जब डी-एलेम्बर्ट फेल हो जाता है तो या तो हम कंपैरिजन टेस्ट से बनाएंगे, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट से नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमारा जो यूएन है वो एकदम सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यूएन की वैल्यू, यूएन इतना सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन की वैल्यू थोड़ा सिंपल है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 देखो, यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन की वैल्यू थोड़ा सिंपल आपको दिख रहा है, लेकिन यूएन का वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये कंपैरिजन टेस्ट से हम नहीं बना पाएंगे, तुलना परीक्षण से नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम रॉबी टेस्ट करेंगे या तो लॉगरिथम टेस्ट करेंगे। तो रॉबी टेस्ट कब करते हैं, जब इसका जो वैल्यू है वो उसमें केवल x रहता है ना, इसके वैल्यू में केवल x रहता है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसका वैल्यू s के इक्वल आया था। जब इसका वैल्यू s के इक्वल आता है तो हम रॉबी टेस्ट करेंगे, लेकिन जब इसका वैल्यू में s के साथ e का मल्टीप्लाई है, e इंटू एक्स है या e अपान एक्स है या x अपान e है, तो इसमें अगर e का मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लॉगरिथम टेस्ट करेंगे। लेकिन चूंकि इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू s के इक्वल है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में एक बार दिखा देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 में आप देखो इसका जो वैल्यू है वो s के इक्वल है। और मैंने आपको कहा है जब इसका वैल्यू में केवल x रहेगा, x है या x स्क्वायर है ना, केवल x वाले टर्म रहेंगे, तो आपको रॉबी टेस्ट करना है, ठीक है। तो रॉबी टेस्ट कब करोगे, जब इसके वैल्यू में केवल आपको x दिखाई दे, तभी आप रॉबी टेस्ट करोगे। तो इसके वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये देखिए यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन को हम निकाल चुके हैं। इसकी फिर से ज़रूरत हमें पड़ेगी क्योंकि थर्ड केस में डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो चुका है ना। थर्ड केस मतलब x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है। तो हम लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन की वैल्यू निकाला था,
UN+1/UN की वैल्यू हमने निकाला था, इसको हम लिख देते हैं UN+1/UN की वैल्यू था 2n+1 इंटू 2n+1 अपान 2n+2 2n+3 इंटू एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको हमने फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि थर्ड केस में x=1 के लिए डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है, असफल हो गया है ना। अब x=1 रख देते हैं क्योंकि x=1 वाला केस चल रहा है। तो टेकिंग x=1, x=1 क्यों ले रहे हैं बताओ? x=1 क्यों ले रहे हैं? 2 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए बताओ? हमने x=1 ही रखा, क्यों? यस, थर्ड केस ही चल रहा है और थर्ड केस हमारा x=1 वाला केस है ना। थर्ड केस हमने लिया है x=1। इसी केस में डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ है, तो यही टेस्ट को हमें फिर से करना है। तो हमने x=1 रखा है, तो x=1 जब रखेंगे तो UN+1/UN की वैल्यू आएगा 2n+1 2n+1 अपान 2n+2 और 2n+3। अब मैंने आपको कहा है रॉबी टेस्ट आपको करना है, तो रॉबी टेस्ट के लिए इसको पहले पलटना पड़ेगा, मतलब UN/UN+1 निकालोगे। सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको जो वैल्यू यहाँ पे मिला है, ये तो आपने इक्वेशन नंबर 1 से लिख दिया, अब इसको पहले पलटना है। पलटना है मतलब आपको UN/UN+1 निकालना है, UN/UN+1 की वैल्यू निकालना है। तो ये आ जाएगा 2n+2 2n+3 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 2n+1 2n+1। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा कि आप इसको पलट दीजिए। अब इसमें -1 करना है, UN/UN+1 -1 करना है। तो 2n+2 2n+3 अपान 2n+1 का होल स्क्वायर है, नीचे -1 कर दिए, बोथ साइड हमने 1 को माइनस कर दिया। तो UN/UN+1 -1 इक्वल तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4n², 2n इंटू 2n करेंगे 4n² आएगा, प्लस आ जाएगा 2n इंटू 3 6n प्लस 4n प्लस 6 और माइनस आएगा 2n+1 का होल स्क्वायर अपान आएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। इस समझ में आया कि आपको ब्रैकेट ओपन करना? ठीक है, चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। तो UN/UN+1 -1, यह आ जाएगा 4n² प्लस 10n प्लस 6 माइनस, यह आएगा 4n² प्लस 4n प्लस 1, नीचे आएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। या इसको भी ओपन कर लो, 2n+1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4n² प्लस 4n प्लस 1। देखो ये समझ में आया क्या? देखो आ गया है ना। चलो कुछ कैंसिल होगा, देखिए कुछ कैंसिल होगा। तो UN/UN+1 -1, 4n² 4n² कट जाए, 10n है यहाँ 4n है, 6n आएगा, तो 6n आएगा प्लस 5 आएगा और नीचे आएगा 4n² प्लस 4n प्लस 1। ये आपको समझ में आया 2n+1 का होल स्क्वायर करना, 2n+1 का होल स्क्वायर आ गया ना। चलिए अब हमें n का मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया है। अब बोथ साइड हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम निकाल रहे हैं n इंटू UN/UN+1 -1, यह आ जाएगा 6n² प्लस 5n अपान 4n² प्लस 4n प्लस 1। तो हमने बोथ साइड n का मल्टीप्लाई कर दिया है। n इंटू UN/UN+1 -1 की वैल्यू, ऊपर से n² कॉमन निकाल देते हैं, यह आ जाएगा 6 प्लस 5/n, नीचे भी n² कॉमन निकाल देते हैं, यह आएगा 4 प्लस 4/n प्लस 1/n²। ऊपर से हमने n² कॉमन निकाला, नीचे भी n² कॉमन निकाला। यहाँ से यहाँ हमने n का मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। यहाँ से यहाँ कैसे आया देखो, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने n का मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। ठीक है, इसमें और इसमें बोथ साइड n का मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में हमने n² कॉमन किया, n² कैंसिल कर देते हैं, तो n UN+1 -1, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस 5/n अपान 4 प्लस 4/n प्लस 1/n²। अब हमें लिमिट लगाना है, बोथ साइड लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन। जब हम लिमिट लगाएंगे तो आएगा 6 प्लस जीरो अपान 4 प्लस जीरो प्लस जीरो। समझ में आया? एन को इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो ये हमारा आंसर आएगा 6/4। क्या आंसर आएगा? 6/4। 6/4 मतलब ये 3/2। 3/2 मतलब ये 1 से बड़ा है। देखो इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ये समझ में आया? लिमिट लगाना आपको है ना। तो लिमिट लगाए तो हमने देखा कि इसका वैल्यू 3/2 आ रहा है। 3/2 मतलब 1 से ग्रेटर। मैंने आपको कहा था जब इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर आता है तो रॉबी टेस्ट से हमारा जो गिवन सीरीज है वह कन्वर्जेंट होता है। 1 से ग्रेटर आए तो क्या होता है? कन्वर्जेंट। आपको लिखना पड़ेगा दैट बाय रॉबी टेस्ट, रॉबीज टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे अतः रॉबी परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। क्योंकि इसके वैल्यू 1 से ग्रेटर आया तो कन्वर्जेंट। उल्टा होता है, डीएल एम्बर्ट में लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होता है और रॉबी में ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट होता है। तो इसके वैल्यू 1 से ग्रेटर आया, इसके वैल्यू 3/2 आया मतलब 1 से बड़ा है। तो जब इसके वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है तो आप लिखोगे अतः रॉबी परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आएगा, बना लोगे। देखो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हिंदी में लिखोगे निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। 1 + 2x अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 3² x² अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 4 का क्यूब s का क्यूब अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड 7। आपको ये बताना है यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। चलिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज, हिंदी में दिया गया श्रेणी है। हिंदी में आप लिखोगे दिया गया श्रेणी है। तो यहाँ पर गिवन सीरीज है 1 है ना, यहाँ पे 1, इसको आप लिख दो 1 × s⁻0 अपान फैक्टोरियल 1 लिख दो। ऐसे s⁻0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। सेकंड है 2 × s⁻1 अपान फैक्टोरियल 2। थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 का पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, या 3 में पावर 2 है, x² अपान है फैक्टोरियल 3। फिर उसके आने 4 की पावर 3 है, s की पावर 3 है, अपान है फैक्टोरियल 4। चलो बताओ इसका nth टर्म आप लोग सोचो, बढ़ते जाएगा ऐसे है ना। इसका nth टर्म क्या होगा? nवां पद। देखो यहाँ 1 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है। देखो ना यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो n आएगा। पावर देखो यहाँ 0 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर 3 पावर, तो पावर में आएगा n-1 है ना। वैसे x में पावर 0 है, x में पावर 1 है, x में पावर 2, x में पावर 3 है, तो x की पावर भी n-1 आएगा। अपान फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल n आएगा। ये समझ में आता है आप लोगों को? निकालना आ जाता है? देखो ना, अगर स्टार्ट 1 से हो रहा है तो n आएगा, स्टार्ट अगर 0 से हो रहा है तो n-1 आएगा है ना। यहाँ 0 है, 0 फिर 1 है, 2 है, 3 है, तो n-1 आएगा। यहाँ x में पावर 0 है, 1 है, 2 है, तो n-1 आएगा। और फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल। इसके आगे वाला टर्म देखते हैं। इसके आगे वाला टर्म में n की जगह n+1 रखेंगे, यहाँ n+1 आ जाएगा, पावर में n आ जाएगा, x में पावर n आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n+1। इसके जस्ट आगे वाला टर्म है ना, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो n की जगह n+1 होगा, यहाँ n-1 का n हो जाएगा, यहाँ भी n-1 का n हो जाएगा, नीचे n की जगह n+1 होगा। ये हमारा un कहलाएगा, ये हमारा un+1 कहलाएगा। ये आपको निकालने आ जाएगा nth टर्म। देखो है ना, एक तरीका ये था
कि आप फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर देते, मतलब पहला टर्म को नहीं देखते, यहाँ से आप nth टर्म निकाल सकते हो। ये वाला हमारा nth टर्म होता है, इसके आगे फिर n+1 होता है ना। आप चाहो तो फर्स्ट टर्म को इग्नोर भी कर सकते हो, पहला पद को छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा जो सीरीज होता है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, अनंत पद है, इसमें एक टर्म छोड़ दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट टर्म को इग्नोर करके भी आप nth टर्म निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दोगे ना इसको, तो हमारा जो nth टर्म ये वाला आएगा, ये हमारा nवां पद होगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो पावर n आएगा। ठीक है, ये हमारा un बन जाएगा, इसके आगे un+1 आएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप फर्स्ट टर्म को ले भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो आपको un और un+1 के वैल्यू निकालने आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना। ओके, ठीक है, तो इसका रोल है, मेन रोल इसी का है। हियर यहाँ पर un के जो वैल्यू है n की पावर n-1, s की पावर n-1 अपन फैक्टोरियल n है, और un+1 क्या है बताइए। un+1 आपको दिख रहा है n+1 की पावर n, s की पावर n अपन फैक्टोरियल n+1। ठीक है, तो ये हमारा un है, ये हमारा un है, ये हमारा un+1 है। समझ में आ गया आपको, ये un है, ये un+1 है। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। मैंने आपको कहा है, एक बार और बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन में x दिखाई देता है आपको डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना ही है ना। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में आपको x दिखाई दे रहा है ना, और क्वेश्चन में जब भी x आपको दिखाई देता है आपको डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना ही है। और डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करने के लिए आपको un+1 और un का रेशियो निकालना होगा। ये आ जाएगा n+1 की पावर n, s की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n+1 इंटू, ये पलट जाएगा, फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा n की पावर n-1 और s की पावर n-1। तो सब में डिवाइड करना आपको, देखो डिवाइड करने आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो un+1 अपॉन un हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर n+1 की पावर n है इंटू n+1, देखो n+1 की पावर n है ना। ठीक है, n+1 की पावर क्या है, n है, सॉरी, और s की पावर n है, s की पावर n है, और यहाँ फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n, s की पावर n है और s की पावर n-1 कैंसिल होगा तो एक x बचेगा। s की पावर n है, यहाँ s की पावर n-1 है, कैंसिल होगा, x बचेगा ना। नीचे आप देखिए, यहाँ पर n+1 बाहर निकाल देते हैं तो फैक्टोरियल n बचेगा। यहाँ फैक्टोरियल n+1 है ना, इसमें n+1 बाहर निकाल दिया हमने तो फैक्टोरियल n बचेगा। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर n की पावर n है और n की पावर -1 है और इंटू x आएगा। चलिए एक बार फिर समझाता हूँ, ये वाला टर्म तो सेम टू सेम लिखा है, फैक्टोरियल n भी मैंने जैसे लिखा है, यहाँ s की पावर n है, यहाँ s की पावर n-1 है, तो कैंसिल होगा ना, तो x बचेगा। ये इसको हमने लिखा है n+1 बाहर निकाल दिया तो फैक्टोरियल n बचा, ये आएगा n की पावर n इंटू n की पावर -1, है ना। ये समझ में आएगा, देखो कोशिश करो, है ना, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, n+, देखो फैक्टोरियल n कट जाएगा, ये फैक्टोरियल कट जाएगा, कटेगा, बोलो, है ना। तो ये आएगा n+1 की पावर n है, यहाँ n की पावर n है, n+1 अपान n की पावर n लिख दिया। एक मिनट फिर से बता देता हूँ, यहाँ n+1 में पावर n है, यहाँ n में पावर n है, ठीक है, और यहाँ नीचे है n+1 और ये n की पावर -1 है तो अपान में n आ जाएगा और इंटू x रहेगा। एक मिनट थोड़ा देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए, है ना। एक फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, यहाँ n+1 में पावर n है, यहाँ n में पावर n है, तो दोनों को मिला के लिखा n+1 अपान n का होल पावर n, और यहाँ पर n+1 है, यहाँ n में -1 पावर है तो अपान में आ जाएगा। देखो समझ में आया क्या, कोशिश करो। ये फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल है कैंसिल हो गया है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, इसको मत देखना। यहाँ n+1 का पावर n है, यहाँ n की पावर n है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है n+1 अपान n का होल पावर n, और यहाँ पर n+1 है, यहाँ n में -1 पावर है तो अपान में आ जाएगा, n+1 अपान n आएगा। ठीक है इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, un+1 अपान un इज इक्वल टू
1+1/n होल पावर n अपान 1+1/n इंटू एक्स। इसमें हमने क्या किया है, ऊपर से देखो, यहाँ से n कॉमन निकालो तो n अपान n करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1/n। यहाँ भी n अपान n 1 आएगा, 1 + 1/n। इसी को ऐसे लिखेंगे। देखो समझ में आया क्या? देखो n को कैंसिल करो ना ऊपर नीचे से, तो 1 + 1/n आएगा। यहाँ भी 1 + 1/n। यहाँ से यहाँ समझ में आया? कोशिश करो, आ गया ना? चलिए अब हम लिमिट लगाने वाले हैं। लिमिटेशन n टेंडिंग टू नेगेटिव un + 1 अपान un। तो लिमिटेशन n टेंडिंग टू नेगेटिव 1 + 1/n की पावर n अपान 1 + 1/n इंटू एक्स। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जब लिमिट लगाते हैं तो ई आता है ना, और नीचे तो 1 + 0 आ जाएगा इंटू एक्स आएगा। आप सब बच्चों को मैं बताता हूँ, हमेशा के लिए याद रखना, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 + 1/n का होल पावर n, इसके वैल्यू ई होता है, याद रखना हमेशा के लिए। इसके वैल्यू होता है ई। 1 + 1/n का होल पावर n में लिमिट लगाओगे तो ई होता है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये तो ई हो गया ऊपर, नीचे 1 + 0 इंटू एक्स, तो क्या आ जाता है, ई इंटू एक्स आ गया। देखो समझ में आया? ई इंटू एक्स आ गया है ना। इसे आप, ये जो लाइन है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिए इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगा आगे। तो ये आपको समझ में आया। इक्वेशन नंबर 2 देखो, है ना, इसके लिए ई आ जाएगा, ई इंटू एक्स होगा। अब यहाँ पर हम 3 अलग अलग केस लेंगे, क्योंकि हमें ई इंटू एक्स का वैल्यू पता नहीं है। पता है क्या ई इंटू एक्स का वैल्यू? देखो, क्या आपको ई इंटू एक्स का वैल्यू पता है? नहीं है ना। तो हमें 3 अलग अलग केस लेना पड़ेगा। पहला केस में लेंगे ई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, दूसरा केस लेंगे ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और तीसरा केस में ई एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो हम आते हैं फर्स्ट केस में। हमने लिखा व्हेन ई एक्स इज लेस देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। हिंदी में लिखोगे जब ई एक्स की वैल्यू 1 से छोटा है, तब समीकरण 2 से। बताइए, अगर ई एक्स की वैल्यू 1 से छोटा लें, ये भी 1 से छोटा होगा, ये दोनों इक्वल है। देखो, अगर इसको 1 से छोटा लेते हैं तो ये भी 1 से छोटा हुआ। तो लिमिटेशन n टेंडिंग टू नेगेटिव un + 1 अपान un, ये लेस देन 1 हो गया। अब बताओ डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से कन्वर्जन की डाइवर्जन लिखना पड़ेगा। दैट बाई डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जन। हिंदी में लिखोगे, अतः डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा un अभिसारी है। अतः डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा un अभिसारी है। दूसरा केस आएगा व्हेन ई एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, जब हिंदी में लिखोगे जब ई एक्स का मान 1 से बड़ा है, तब समीकरण 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 से लिमिटेशन n टेंडिंग टू नेगेटिव un + 1 अपान un की वैल्यू भी 1 से बड़ा आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि आप ई एक्स को 1 से ग्रेटर ले रहे हो, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 1 से ग्रेटर हुआ। अब बताइए, यहाँ पर डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट होगा। लिखना पड़ेगा 10 बाई, ये जो लिखता हूँ ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। कौन सा टेस्ट आप कर रहे हैं बताना पड़ता है। डीएलेम्बर्ट 10 बाई डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट हिंदी में लिखोगे, अतः डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा un अपसारी है। ठीक है। अब अंतिम और लास्ट केस में हम आते हैं, थर्ड केस। और थर्ड केस में हम लेंगे व्हेन ई एक्स इज इक्वल टू 1, देन
फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। हिंदी में लिखोगे जब ई एक्स बराबर 1 तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब ई एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे तो लिमिटेशन एन टेंड इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपान यू एन की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ई एक्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हो। अब बताइए यहाँ पे डीएलएम्बर्ट टेस्ट से क्या रिजल्ट आएगा, इक्वल टू 1 हो गया। यस, लिखना पड़ेगा हियर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल्ड। हिंदी में लिखोगे यहाँ डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया है, यहाँ डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया है। अगेन फिर से आपको आना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको कहा है कि आपने यू एन प्लस 1 अपान यू एन की वैल्यू निकाला इक्वेशन नंबर 1 में, देखो ये, है ना। यहाँ पे आप कंपेरिजन टेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा जो यू एन है वो सिंपल नहीं है ना। इस प्रकार से यू एन देखो, यू एन हमारा इस प्रकार से है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट से नहीं बनेगा, तुलना परीक्षण से नहीं बनेगा। तो या तो हमें रॉ भी करना पड़ेगा या लॉगरिथम, लेकिन हम यहाँ लॉगरिथम टेस्ट करेंगे क्योंकि आपको हम बता दें इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए इसका जो वैल्यू है इसमें एक्स है कि ई इंटू एक्स है। देखो इसका वैल्यू सिंपल एक्स है कि ई इंटू एक्स है। जब भी ई का मल्टीप्लाई रहेगा या ई का डिवाइड रहेगा आपको लॉगरिथम टेस्ट करना है। अगर ई नहीं रहता तो रॉ भी टेस्ट करते, लेकिन ई रहेगा तो लॉगरिथम टेस्ट करोगे। समझ में आ गया आपको? तो आपको लॉगरिथम टेस्ट से बनेगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको फिर से आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लिखें अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हिंदी में लिखोगे पुनः समीकरण 1 से। अब ये याद रखना कि ये थर्ड केस के लिए ही हम टेस्ट फिर से कर रहे हैं। ई एक्स इज इक्वल टू 1 लिए, वहाँ पर डीएलएम्बर्ट फेल हुआ है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने यू एन प्लस 1 अपान यू एन की वैल्यू निकाला है 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन अपान 1 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एक बार दिखाया हूँ आपको, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, देखो इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है ना। इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिखा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स ई एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फेल हुआ है, तो एक्स इक्वल टू क्या रखें, ई एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फेल हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या रखें, इसको देखते बताओ। ये जो केस है ई एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए एक टेस्ट फेल हुआ है ना डीएलएम्बर्ट, तो एक्स इक्वल टू क्या रखें, यहाँ से क्यों बताओ, नहीं 1 क्यों रखेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू 1 रखें, एक्स इज इक्वल टू क्या रखें बताइए, 1 अपान ई रखेंगे। ई एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए डीएलएम्बर्ट फेल हुआ है ना, तो एक्स इक्वल टू 1 बाई ई होगा ना, तो हम एस के प्लेस पे रखने वाले हैं 1 बाई ई, तो लिख देते हैं टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई। समझ में आ रहा है एक्स इक्वल टू 1 बाई ई क्यों ले रहे हैं, बोलो, है ना, क्योंकि ई एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ है, ठीक है। ये लीजिए 1 बाई ई आ जाएगा, एस की जगह 1 बाई ई रख दिए। अब इसको पलटना है, ठीक है, इसको पलट देंगे तो यू एन ऊपर चला जाएगा, नीचे यू एन प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन ऊपर आ जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन। ये समझ में आएगा, देखो पहले इसको पलट देना है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, एस के वैल्यू 1 बाई ई रखा क्योंकि ई एक्स इक्वल टू 1 के लिए फेल हुए थे, एक्स बराबर 1 बाई ई आएगा, एस इक्वल टू 1 बाई ई रख दिए। उसके बाद में हमने इसको पलट दिया है। अब इसमें लॉग ऑपरेट करना है, हम लॉगरिथम टेस्ट कर रहे हैं, इधर भी लॉग ऑपरेट हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 1 बाई एन इंटू ई अपान 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर एन। ये ठीक है, ये समझ में आया आपको, कोशिश करो, आ गया समझ में, चलिए अच्छी बात है ना। तो हमने इसमें लॉग ऑपरेट कर दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपका लॉग यू एन अपान यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, इसको आप ऐसे लिख दो लॉग, यहाँ पर ई अपान, आप चाहो तो ये पावर को और बढ़ा सकते हो, ये सेम है ना दोनों, तो ऐसे लिख दो 1 प्लस 1 बाई एन
होल पावर n+1 लिख दो, ये भी चलेगा। n+1 पावर समझ में आया? देखो या n पावर है, ऊपर का पावर नीचे है, n-1 होगा, सॉरी n+1 नहीं होगा, n-1 पावर है, ये वाला टर्म नीचे आएगा तो n-1 पावर हो जाएगा। ये समझ में आएगा? देखो कोशिश करो, या नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ये लाइन नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन हटा दो, ये लाइन आप हटा दो, लाग को अलग अलग कर दो, है ना, लाग इतना भी आएगा, अपान इतना आएगा, लाग को अलग अलग कर दीजिए, तो इस प्रकार से आएगा। देखो यह जाएगा लाग UN/UN+1 इजुकल टू, ये अलग अलग कर रहे हैं लाग को, है ना। चलिए लाग को अलग अलग करने आता है आप लोगों को, क्या आएगा बताओ? लाग 1+1/n आएगा, प्लस लाग ई आएगा, और माइनस लाग 1+1/n की पावर n आएगा। देखो लाग की प्रॉपर्टी है ना, इनटू में रहेगा तो प्लस होता है, डिवाइड में रहेगा तो माइनस होता है, ये समझ में आएगा? देखो कोशिश करो, आ गया समझ में? चलिए, है ना, लाग और ये आएगा UN/UN+1 इजुकल टू, ठीक है, ये आएगा लाग 1+1/n प्लस, बताओ ये क्या आएगा? लाग की वैल्यू 1 होता है, लाग की वैल्यू 1 होता है, माइनस या n सामने आ जाएगा और लाग आएगा 1+1/n। देखो ये समझ में आया? यहाँ से यहाँ लाग की वैल्यू 1 हो गया और n सामने आ गया, कोशिश कीजिए शायद समझ में आ जाए। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अच्छी बात है। तो लाग UN/UN+1 इजुकल टू, इन दोनों में लाग 1+1/n कॉमन रहेगा ना, तो 1 - n लाग 1+1/n+1, इन दोनों में लाग 1+1 ये वाला कॉमन है। देखो ये वाला टर्म कॉमन है ना दोनों में। आ गया समझ में यहाँ तक? देखो कोशिश करो, 1 - n लाग का फार्मूला लगाते हैं, लाग 1+s का फार्मूला होता है x - x²/2 + s³/3। मैं आपको फार्मूला दिखाया था पहले, लाग 1+s का फार्मूला होता है x - x²/2 + s³/3 माइनस एंड सो ऑन। ये फार्मूला याद रखना लाग का, लाग 1+s का फार्मूला है ना। तो लाग 1+s का फार्मूला x माइनस ये होता है, तो लाग 1+1/n का क्या फार्मूला होगा बताओ? इस फार्मूला देख के, इसी फार्मूला देख के बताओ क्या आएगा? 1/n माइनस 1/n का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/n का होल क्यूब बाई 3 माइनस एन का एस की 1/n है। ये समझ में आता है आपको? लाग का फार्मूला है, लाग 1+s का फार्मूला है ना, इसी फार्मूला से ये आएगा। यहाँ से यहाँ समझ में आया? एस की जगह 1/n रखा है। देखो अरे समझ में? हाँ या ना बोलो? चलिए अच्छी बात है। तो हम लाग का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा? 1/n माइनस 1/n का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/n का होल क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन और +1। देखो कोशिश करो, आ गया समझ? चलो अच्छी बात है। ये आ जाएगा लाग UN/UN+1 इजुकल टू, है ना, 1 माइनस 1 के साथ पूरे का पहले इंटू होगा, फिर माइनस n के साथ पूरे का इंटू होगा, पहले 1 के साथ पूरे का इंटू कर लेते हैं। तो 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ माइनस एंड सो ऑन। इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया, है ना। अब फिर माइनस, अब n के साथ मल्टीप्लाई करो पूरे का, माइनस n के साथ, ये आएगा 1 प्लस 1/2n हो जाएगा और माइनस 1/3n² हो जाएगा, फिर प्लस एंड और लास्ट में +1 है। एक बार फिर समझाता हूँ, 1 के साथ पूरे का मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस n के साथ पूरे का मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में +1।
आपके समझ में आया? देखो यस सर, आ गया। आ गया ना। चलिए, तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा। यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 1 कैंसिल होगा तो ये लाइन हमें मिलेगा, है ना। इस प्रकार से ये 1 कैंसिल हो गया तो ये लाइन मिलेगा। अब हम बोथ साइड n का मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम n का मल्टीप्लाई करेंगे। जब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1/2n आएगा, यहाँ पे 1/3n स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3n आ जाएगा, है ना। हमने बोथ साइड n का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे बोथ साइड। जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा। तो हम बोथ साइड यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे। जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। लिमिट लगा रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस प्रकार से मिलेगा ये। तो इसका वैल्यू 3/2 के इक्वल आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है। जब इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है मतलब लॉगरिथम टेस्ट से जो दिया गया श्रेणी है वह अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। आप लिखोगे 10 बाई लॉगरिथम टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। अतः लघुगणकीय परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। अतः लघुगणकीय परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है।